यस कमांडोज, अब हमारा डिस्कशन होगा एमपीक्यू मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस नीट 2022 फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। क्लियर? जब आपने पूरे थ्योरी को क्लियरली लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेसिस पढ़ के देखा, रिवाइज करके देखा, सारी चीजों को समझा आपने बेहतर तरीके से, अब क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबली इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं और 2022 के एनटीए जो है नीट 2022 के लिए किस तरह के क्वेश्चंस जो है यहां से डिजाइन कर सकते हैं। लेट अस एक्सपीरियंस, चलिए थोड़ा सा अनुभव करते हैं। यस कमांडोज, presence of which of the following condition in urine are indicative of diabetes mellitus? पहला ही क्वेश्चन जो है हमने एक डिसऑर्डर से शुरू किया है। यस कमांडोज, डायबिटीज मेलिटस को इंडिकेट करने वाला यूरिन की कौन सी दो ऐसी चीजें कंपोजिशन यूरिन एनालिसिस में सामने आएगा? यस, द आंसर विल बी, यस कमांडोज ध्यान से देखिए, आंसर होगा, ध्यान से देखिए, कीटोन्यूरिया ग्लाइकोसूरिया, यानी बी इज द आंसर। यस कमांडोज, बी जो है हमारा आंसर होगा, करेक्ट, बी, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलिटस की पहचान। और सिर्फ पॉलीयूरिया, साथ में पॉलीयूरिया भी होता है, बहुत यूरिन बनना, तीन चीजें हैं, लेकिन ओनली पॉलीयूरिया, सिर्फ यूरिन ज्यादा रिलीज हो, ज्यादा बने और ज्यादा रिलीज हो, तो फिर आंसर हो जाता डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच की कमी से, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी से होने वाला हार्मोनल डिसऑर्डर जिसमें सिर्फ पॉलीयूरिया होता है, पॉलीयूरिया होता है। मैंने एक क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन आपके सामने बनाया, फिलहाल यहां डायबिटीज मेलिटस के बारे में पूछा है, उसमें पॉलीयूरिया तो होगा ही, साथ में उसमें ग्लूकोज और कीटोन बॉडी भी मौजूद होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? बेहतरीन क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए, डायूरेसिस को रोकने का काम किसका है? तो इनमें से कौन सा है जो डायूरेसिस को रोकेगा? ठीक है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस बोल रहे हैं। क्लियर? तो गौर करिएगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन के प्रभाव से सोडियम और वाटर को जो है क्या करें, रोका जाता है, यानी डायूरेसिस को होने से रोकना, प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब मोर यूरिन फॉर्मेशन वॉल्यूम में, तो वो तो वाटर और सोडियम लॉस, सोडियम जाएगा तो पानी भी जाएगा और ज्यादा डायूरेसिस होगा, लेकिन यहां कह रहे हैं रोकने का तरीका। तो आंसर यस, डेफिनेटली ए इज द आंसर, ए ही आंसर है। क्लियर? क्लियर? बाकी आप देख सकते हैं एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर, वो तो क्या करता है, गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है ये। क्लियर? एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की जो बात कर रहे हैं उससे कोई इसका लेना देना नहीं, वो बीपी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बीपी। फिर डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजीए, इसका भी इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और मोस्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, अगर एडीएच कम हो रहा है, ये एक ऑप्शन अंडर सिक्रीशन लिखा है कमांडोज, गौर करिए, मैंने आंसर तो बता दिया लेकिन साथ में बता रहा हूं बाकी तीनों आंसर क्यों नहीं है, इस तरह से भी रिवाइज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, एडीएच अगर कम बनेगा तो डायूरेसिस तो होगा, रुकेगा थोड़ी, डायूरेसिस हो जाएगा, क्योंकि एडीएच का काम है डायूरेसिस को रोकना, एंटी डायूरेसिस। लेकिन वो अगर कम बनेगा तो पॉलीयूरिया होगा, क्योंकि ज्यादा यूरिन बनेगा, डायूरेसिस होगा। आ गई बात समझ में कमांडोज? फिलहाल इसका आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? डायूरेसिस नहीं होने कौन देगा? पहला ऑप्शन आंसर है। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम आउटर, सीधी सी बात है, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए ऊपर से नीचे, आउटर टू इनर मतलब ऊपर जो मेडुला है उससे अंदर की तरफ मेडुला रीजन में, इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? यस, आंसर विल बी 1 and 2। ये दोनों कंडीशन, हेनलेस लूप वासारेक्टा का काफी नजदीक होना और काउंटर करंट मैकेनिज्म, सारे ऑपोजिट कंडीशन ही ऑस्मोलैरिटी को बढ़ावा देता है, ऊपर से नीचे, आउटर टू इनर, इसलिए आंसर होगा 1। यस, यहां के अकॉर्डिंगली ए आंसर है, इस ऑप्शन में आंसर है 1। यदि 1 और 2 इज करेक्ट ड्यू टू, इसी के कारण ऑस्मोलैरिटी ऊपर से नीचे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा। क्लियर? आंसर है 1, दैट इज 1 and 2। ये दोनों ऑप्शन सही है, ये दोनों गलत है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है?
कि ग्लोमेरुलर जीएफआर कम होगा, उससे ही जेजी सेल्स रेनिन बनाएंगे। करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर अगेन ए है। यस कमांडोज, ध्यान दीजिए, आंसर क्या है? ए। लेकिन बाकी सारे एक बार देख लेते हैं, बाकी सब इनकरेक्ट क्यों है, उसको करेक्ट करके लेते हैं। रिवीजन हो रहा है ना। यस कमांडोज, हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस आउट ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ध्यान दीजिए, एएनएफ एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, नहीं, वो ब्लड प्रेशर को कम करके नॉर्मल पे लाता है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। एएनएफ हार्ट से रिलीज होने वाला ब्लड प्रेशर को कम करके नॉर्मल पे लाने वाला असर लाता है, यहां तो इंक्रीज लिखा है, इसलिए गलत है। एंजियोटेंसिन 2 वैसोडायलेटर नहीं है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। एंजियोटेंसिन 2 इज नॉट अ वैसोडायलेटर, यहां लिखा है वैसोडायलेटर है, आंसर होगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, तो जाके ये सही होता। फिलहाल ये गलत है। काउंटर करंट पैटर्न में क्या वासा रेक्टा में ब्लड ऑपोजिट फ्लो नहीं करता क्या? गलत, करता है, ऑपोजिट फ्लो करता है। वासा रेक्टा में ब्लड फ्लोज ऑपोजिट टू ईच अदर एंड टू द जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के चारों ओर। क्लियर, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट, चलिए मैच करते हैं फटाफट। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही आपने एक सॉल्व किया, ऑप्शन में देखिए ए के साथ 2 सिर्फ यही मैच कर रहा है, तो आंसर तो इधर 3 है, मैं पहले से ही बता दूं। लेकिन सारे मैचेस देख लेते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है? कंडीशनल एब्जॉर्प्शन। यस, गलत। सेकंड क्या है इसके साथ? रिजॉर्व, ये मैच करेगा। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो कंडीशनल करता है, ठीक है, यानी थर्ड जो है, या डी ऑप्शन जो है थर्ड के साथ मैच कर रहा है, कंडीशनल। क्लियर, और असेंडिंग लिम्ब जो है सॉल्ट ऑनली। इस तरह से आपको मैच करना है हर एरिया, पूरे एक नेफ्रॉन का हर फंक्शनल एरिया के क्या क्या फंक्शन है, इस तरह से मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन है। इसे स्टेटमेंट वाइज भी बनाया जा सकता है, और भी तरीके हैं इसके क्वेश्चन बनने का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इधर द गिवन टेबल में क्या ऑप्शन सही है। आंसर है 3। नेक्स्ट, अगला मैच द कॉलम, पोडोसाइट्स फिल्टरिंग स्ट्रिट बनाते हैं। सही बात है, सही माने में पोडोसाइट सेल्स क्या बनाते हैं? नेफ्रॉन के अंदर फिल्टरिंग यूनिट्स बनाते हैं, फिल्टर मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। फिर प्रोटोनेफ्रिडिया, एम्फियोक्सस, सिफेलोकॉर्डेट्स में भी एनसीईआरटी में लिखा है एम्फियोक्सस इज अ सिफेलोकॉर्डेट, उनमें भी प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। नेफ्रिडिया किसमें होता है? एनालिड्स में होता है। और रीनल कैल्कुलाई ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। तो अगेन मैच द कॉलम से सीधा सीधा ए किसके साथ मैच कर रहा है? 4 के साथ। बी किसके साथ मैच कर रहा है? 3rd के साथ। तो ऑटोमेटिकली आंसर होगा 4th ऑप्शन इज द आंसर। 4th ऑप्शन इज द आंसर। यस कमांडोज, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन मैच द कॉलम, अगर आप ध्यान से देखें तो 4th ऑप्शन मैच कर रहा है पूरी तरह। यस, नेक्स्ट, Which of the following factor is responsible for formation of concentrated urine? Concentrated urine बनने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिंपल सी बात है, किडनी की हाइपोस्मोलैरिटी, इनर, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर लो लेवल का बनेगा, अगेन यूरिन कंसंट्रेट थोड़ी होगा, डायूरेसिस डाइल्यूट हो जाएगा ज्यादा, है ना, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन काम नहीं कर रहा होता है। तो आंसर है बी, जितना, क्योंकि किडनी यूरिन को कंसंट्रेटेड अपने काउंटर करंट मैकेनिज्म से करता है, और इसके लिए मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो लूप ऑफ हेनले और वो सब कुछ जिम्मेदार है, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज। क्लियर, ओके कमांडोज। अब क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2019 का है, और ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को अच्छे लोगों ने जो है अटेम्प्ट करने में गलती कर दी थी, क्योंकि अचानक पढ़ते से दिमाग नहीं चल पाया, और ऐसा ही होता है। और यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग हो बायोमेंटर कमांडोज, आप ऐसे कभी नहीं उलझेंगे। क्यों? आपको उलझना थोड़ी है, आपको तो क्वेश्चन सुलझ के आना है, क्रैक करके आना है। तो ध्यान दीजिए, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी, ध्यान से देखिए, कहते ना प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको कहते हैं, और क्वेश्चंस पे कैसे आपको कंसंट्रेट करना है, कि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आत्मसात भी करें, समझे उसको, कि आर्टिफिशियल किडनी जब हम हीमोडायलिसिस के दौरान वो जो डायलाइजिंग यूनिट पे किसी शरीर को रखते हैं, तो इट विल मे रिजल्ट इन, क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, ऐसे करके सोचो, या मे रिजल्ट इन, है ना। तो कमांडोज ध्यान दीजिए, नाइट्रोजनस वेस्ट, शरीर में और ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा क्या? नहीं, गलत।
गलत। फिर नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन शरीर से एक्सेस एलिमिनेट नहीं होगा, क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, गलत, ये भी गलत। फिर रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, करेक्ट। अब आप कहोगे कि सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हाई फाई क्वेश्चन है। नहीं, एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, इसलिए पढ़ाते समय जब कहा जाता है, ध्यान से सुनिए कमांडोज, ध्यान से सुनिए, ऐसा बोला जाता है कि जो डायलासेट है वो आइसोटोनिक है, वो आइसोटोनिक है, सारे आवश्यक रिक्वायर्ड यूजफुल जो चीजें प्लाज्मा में होते हैं ब्लड के, उसके बराबर होते हैं आइसोटोनिक, जिससे एक्सचेंज ही नहीं हो। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जो है कैल्शियम इत्यादि का जो है एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम से कम होगा। हां सही है, क्योंकि उसमें कोई बदलाव ही नहीं आएगा, उसमें कोई बदलाव ही नहीं आएगा कैल्शियम के लेवल में ब्लड में। क्यों? क्योंकि वो जरूरी चीज है। एक्सेस पोटेशियम चला जाएगा, लेकिन यहां लिखा है नहीं होगा, गलत। बी में क्या लिखा है कि ज्यादा पोटेशियम, अरे कोई भी चीज ज्यादा होगा वो जाएगा ही डायलिसिस में बाहर। फिल्टर, यही तो फिल्ट्रेशन है, सफाई है, हर उस एक्सेस चीज से जो कि शरीर में वेस्ट ना बन जाए, तकलीफ ना दे, यही तो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक का। तो ये तो सही है, सी करेक्ट। और रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, सही बात है, क्योंकि किडनी का एक और रोल होता है इराइथ्रोपोएटिन। जब किडनी कमजोर है तो इमरजेंसी में उस पर हीमोडायलिसिस चल रहा है, तो खुद नेचुरल किडनी तो काम नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति जो हीमोडायलिसिस से गुजर रहा होगा वो एनीमिक भी होगा और उसमें आरबीसी प्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत कम रहेगा। सही बात है ये, यस कमांडोज। तो बहुत से लोगों ने तो कहा अरे ये तो प्री पीजी लेवल का है क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एनटीए ने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं कहूंगा बना के दिया है, और ऐसे क्वेश्चन ही सही मायने में साबित करता है कि आप कैसे एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी कर रहे हैं। यस कमांडोज, ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है 3, इसके अनुसार 3, क्योंकि सी और डी सही है। इट विल रिजल्ट इन, आया सबको समझ में? यस कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज, सीधा सीधा मैचिंग करनी है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ, बिल्कुल सही है। और फिर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन 1 के साथ, यानी ऑटोमेटिकली ऑप्शन ये मैच करेगा, दैट इज सेकंड आंसर है इसका कमांडोज। ऐसे क्वेश्चंस में बस आपका रिवीजन हो जाना चाहिए कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरेटर, स्टोरेज का है यूरिनरी ब्लैडर, सिंपल, और कुछ नहीं करना इसमें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिए कमांडोज एवरीवन। सेकंड इसका आंसर है कि कहां किसके साथ कौन मैच कर रहा है। क्लियर? Match the items given in column 1 with those with column 2. Again, glycosuria, presence of glucose in urine, presence of glucose in urine, correct. Gout क्या है? Gout क्या है? Accumulation of uric acid, ये भी सही है। रीनल कैल्कुलाई क्या है? क्रिस्टलाइज स्टोन्स किडनी के अंदर आ जाना। नेफ्राइटिस जो है सूजन आ जाना, थर्ड के साथ मैच कर रहा है। तो कमांडोज आप खुद तय कर लीजिए, इसका आंसर होगा यस, थर्ड इसका आंसर होगा। ए विथ 4, बी विथ 1, थर्ड इसका आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। A decrease in blood pressure volume will not cause the release. अगर ब्लड प्रेशर, यस कमांडोज, गौर से लाइन को पढ़ के देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, क्योंकि डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज रिलीज ऑफ, बाकी सब रिलीज होंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एडीएच, हर कोई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायता करता है। यस, और यहां पूछा है विल नॉट कॉज, रिलीज क्या नहीं होगा? एएनएफ कब होता है? जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको कम करके नॉर्मल पे लाने का काम एएनएफ का रहता है। यस कमांडोज। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, बहुत ही आसान। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए कमांडोज? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सीधा सीधा इसका आंसर है, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, इट्स नॉट है ना, रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ही सिंपल। नेफ्रॉन का वो हिस्सा जहां पर रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्योंकि कारण क्या है? अब आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, रीअब्जॉर्प्शन तो हर जगह होता है, लेकिन कंडीशनल होता है। कहां पर?
डीसीटी, कंडीशनल नहीं लिखा है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मेन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली 70-80% तभी हो सकता है ना जब एक्टिवली होगा। 50% से भी ज्यादा चीजें रीअब्जॉर्ब, ये तभी संभव है क्योंकि 50% पे तो क्या हो जाता है, बैलेंस, कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाता है। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन हर चीज को ज्यादा से ज्यादा 70-80%, 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के साथ कहां एब्जॉर्ब होता है? यस कमांडोज, आंसर होगा बीटा बी। क्लियर? अगला देखिए, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। सही बात है, बिकॉज हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू फिल्ट्रेट। मतलब क्या कारण है इसका? ध्यान दीजिए, सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज 1 हाइड्रोजन आयंस फॉर, है ना। एसिडिक होने का क्या कारण है? प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसिडिक, है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन्स यूरिन में आते ही नहीं है। पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट्स एसिडिटी, ये भी गलत है। तो एसिडिटी हमेशा हाइड्रोजन आयंस के कारण होता है, तो ए आंसर है इसका। वेरी सिंपल, यस क्लास, वेरी सिंपल, हाइड्रोजन आयंस। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में यूरिन बॉडी फ्लूइड है, सॉल्यूशन है, और एच आयंस के प्रेजेंस से ही सॉल्यूशन एसिडिक होता है। सिंपल केमिस्ट्री, ए आंसर है। रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, बताइए क्या होगा? अगर क्या होगा? यस, मोर डाइल्यूट यूरिन, मोर डाइल्यूट, क्योंकि वही तो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। आप सब जानते हैं कि 99% किडनी चीजों को रोकता है, जीएफआर को रोकता है, जीएफ को रोकता है, सिर्फ 1% यूरिन के फॉर्म में जाने देता है। उस 99 में से 70-80% कहां पर? और उसी पीसीटी को हटा देंगे तो यूरिन क्या बनेगा? मोर डाइल्यूटेड यूरिन। Which of the following does not favor formation of large quantities of dilute urine? है ना, डाइल्यूट यूरिन बनने में। यस कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिए फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर, डाइल्यूट यूरिन बनने को फेवर नहीं करता, है ना, यानी कंसंट्रेटेड बनाता है, कंसंट्रेटेड बनाता है। क्लियर? तो कौन सा सब्सटेंस है यहां पर जो डज नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन? यस कमांडोज, अब आप देखिए सब लोग, एएनएफ क्या करता है? डाइल्यूट यूरिन बनाने में। क्यों? क्योंकि वो सोडियम को जाने देता है। व्हाट इट्स रोल? प्रमोट सोडियम, सोडियम के साथ पानी जाएगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा। ठीक है, फिर अल्कोहल पे आइए। अल्कोहल भी क्या होता है? वो भी जो है डायूरेटिक एजेंट है, डायूरेटिक एजेंट है, गौर करना, डायूरेटिक एजेंट है ना। अल्कोहल और कैफीन, दे आर डायूरेटिक। क्यों? क्योंकि वो एडीएच को डिप्रेस कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कमांडोज, है ना। तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। रेनिन, है ना, डज नॉट फेवर फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। कौन? रेनिन, क्योंकि रेनिन जो है एल्डोस्टेरोन रास के थ्रू सोडियम को रोकेगा, सोडियम को रोककर पानी को रोकेगा, सोडियम रुकेगा तो पानी भी रुकेगा। यस, तो आंसर है इसका डेल्टा डी। क्लियर एवरीवन? यस कमांडोज, बिल्कुल समझिए आप। अल्कोहल और कैफीन एंटी डायूरेटिक है, मतलब एडीएच के खिलाफ काम करते हैं, एडीएच को रोकते हैं बनने से। और जब एडीएच कम बनेगा तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा, इसलिए ये दोनों तो नहीं है, फेवर कर रहे हैं। फिर वैसा ही एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर भी यही करता है, वो सोडियम को रोक जाने देता है, सोडियम को जाने देता है। सोडियम चला जाएगा तो पानी भी जाएगा, तो इन सब की वजह से डाइल्यूट यूरिन बनेगा। और यहां पूछा है किसके वजह से डाइल्यूट यूरिन नहीं बन पाएगा? डज नॉट फेवर, शब्दों को गौर करें, डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। आंसर है रेनिन। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके कमांडोज, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का सिलसिला को आगे कायम रखते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस 2022 के नीट में चैप्टर एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट से किस प्रकार से जनरेट हो सकते हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पॉइंट्स कवर करते हुए यस कमांडोज हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी आपने कुछ क्वेश्चंस देखे कि कैसे एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट्स को, कोर लाइंस जो है उनको फ्रेम अप किया गया है कि ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जिस तरह से आपने रिवाइज किया अपने क्रैश कोर्स में, सारी चीजें आपने इस चैप्टर से रिलेटेड जिस तरह से आपने
पढ़ा समझा चीजों को, अब बारी है उनको लागू करके देखा जाए। यस कमांडोस, लेट्स अप्लाई देम एंड कंक्लूड कि इस तरह से क्वेश्चन को अगर उलझाया जाए तो फिर आपको सुलझकर किस तरह से उसे जवाब देते हुए सटीक वार करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कमांडोज, सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। आई एम गोइंग थ्रू द सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सबसे पहले कमांडोज आपको गौर करना है कि क्वेश्चन में जैसे ही आप देखेंगे कि रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा एरिया मेंशन्ड है और कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि उसको रिड्यूस, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ऐसे करके दिमाग को फ्रेम अप करें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से फिर से पढ़िए। साफ पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्या है जो कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देगा, कहां पर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। गौर करिए, डीसीटी रीजन। तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि डीसीटी रीजन पे तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। यस कमांडोस, क्या होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, यानी वहां जो कुछ भी रीअब्जॉर्ब होगा वो एक हार्मोनल फीडबैक से होगा, और वो हार्मोनल फीडबैक खुद हार्मोन्स कुछ बॉडी के सर्टन कंडीशंस पे ही एक्टिवेट होते हैं। कमांडोज, मेरी बात आ रही समझ में? देखिए, आपको इस तरह से चीजें पढ़ाई गई हैं, आपने एक बेहतरीन ट्रेनिंग ली है, लेकिन अब बारी आई है कि उसको अप्लाई किया जाए। यस कमांडोज, ऐसे करके आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका आंसर तो मैं तुरंत आपके सामने रख सकता हूं, आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से आपके सामने क्वेश्चन को रीड आउट किया और आपको याद दिलाया कि यस, डीसीटी रीजन में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो तो कंडीशनल होता है, वहां रीअब्जॉर्प्शन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर, लेकिन इन सब का रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनली होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा गया है कि क्या वो चीज है जो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को डीसीटी रीजन में बढ़ावा देगा। यस, तो सिंपली आपको याद आना चाहिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनल ग्लैंड से बनने वाला एल्डोस्टेरॉन, रास मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? रास एक्टिवेट होगा और फाइनली एल्डोस्टेरॉन के लेवल को शरीर में बढ़ाएगा। आंसर है यस कमांडोज, गिवन आंसर इस टॉपिक का है, दैट इज ए। यस कमांडोज, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाना ही जो है किसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देगा? डीसीटी रीजन में। आंसर इज ए। क्लियर? ओके ओके। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करूं, थोड़ा सा चेंज करूं, यस कमांडोज, अगर यही रीअब्जॉर्प्शन सोडियम ना लिखकर वाटर लिख दिया होता, यस कमांडोज, इसी क्वेश्चन में अगर सोडियम की जगह वाटर लिख दिया होता तो आंसर बी हो जाता, बी हो जाता, इंक्रीज इन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन लेवल, ADH। अब गौर करने वाली बात यह है कि सोडियम को बढ़ावा देकर, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को, गौर करिएगा कमांडोज, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट सोडियम को रोककर पानी रोक लेता है, क्योंकि सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट भी रुकेगा। आ गई मेरी बात समझ में कमांडोज? ये बहुत ही समझने वाली बात है एवरी वन ऑफ यू, ध्यान दीजिए मैंने क्या और कैसे बोला। और अगर ADH काम करता है तो एनसीईआरटी रीड करके फिर से एक बार रिवाइज करिएगा। मैंने ये बात आपको बताया था, ये बात मैंने आपको बताया था जो है थ्योरी डिस्कस करते समय इसी टॉपिक में, कि एल्डोस्टेरॉन इलेक्ट्रोलाइट को रोककर वाटर रोकता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम को रोकेगा तो पानी रुकेगा। और यही ADH, यस कमांडोज, पॉइंट टू बी नोटेड, यही ADH अगर इफेक्टिव हो जाए, अगर असरदार हो जाए, तो वो पानी को रोकना उसका एम है, क्योंकि वो डीसीटी में मौजूद एक्वापोरिन्स को एक्टिवेट कर देता है जो पानी को रोकता है, और पानी के साथ साथ सोडियम भी रोकेगा। एंड इलेक्ट्रोलाइट, पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियर? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। फिलहाल अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। यस,
अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इसको लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसी को ही रीजनिंग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ये तो हर कोई आप में से जानता है कि पूरे रीनल ट्यूब्यूल में मैक्सिमम अमाउंट किसी भी चीज का ऑल ओवर, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, वाटर हो एंड अदर सब्सटेंसेस, सब मिलाकर 70 to 80%, 70 to 85। क्योंकि ये बात आपने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा है सब लोग ने, यस कमांडोज, क्या पढ़ा है कि 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, GF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रोक लेता है किडनी अपने फंक्शनिंग रेगुलेशन से। यस कमांडोज, 99%, सिर्फ 1% ही अलाउ करता है यूरिन फॉर्म में एक्सक्रीटरी यूरिनल फ्लूइड जाने में। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज करता है कि वो जो 99% रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो हर नेफ्रॉन का रीनल ट्यूब्यूल का कौन सा हिस्सा है, हर नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल का वो कौन सा हिस्सा है जहां मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर। आंसर है, यस कमांडोज, आंसर है A, that is PCT। कौन सा रीजन, यस कमांडोज, कौन सा रीजन, PCT। द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर PCT रीजन में ही ये होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसको रीजनिंग क्वेश्चन बनाते हैं कमांडोज। ये तो एक क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन का एक पहलू है जो हमारे शरीर में किडनी में हो रहा है, और ये हमारे सामने एक डेटा बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है कमांडोज, दिस इज अ डेटा बेसिस क्वेश्चन, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक डेटाबेस क्वेश्चन है। क्लियर? नाउ लेट मी मेक यू क्लियर कि, यस कमांडोज, लेट मी मेक यू क्लियर कि इसी क्वेश्चन में पॉइंट टू बी नोटेड ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि वाई PCT, आई रिपीट कमांडोज, वाई PCT इज एग्जिबिटिंग मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, यानी PCT की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो सबसे पहले तो उसकी एक खास हिस्टोलॉजी है, और वो खास हिस्टोलॉजी ये है कि द होल PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया चाहिए, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया फोल्डिंग से संभव है, और वो फोल्डिंग वहां की हिस्टोलॉजी में है। दैट इज होल PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। पॉइंट टू बी नोटेड, ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोविलाई क्या मौजूद है उनके सेल्स में, माइक्रोविलाई PCT सेल्स, माइक्रोविलाई जैसे सरफेस होते हैं। यस, ये सबसे पहली खास बात है PCT की हर एक सेल। अगला कि उस PCT सेल्स में सोडियम पोटेशियम पंप चैनल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप चैनल्स ज्यादा पाए जाते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आई रिपीट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी एक्सपेंडिचर, ATP खर्च करके ज्यादा से ज्यादा अगेंस्ट द ग्रेडियंट, सारे चीजों को अगेंस्ट द ग्रेडियंट रोकने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड कमांडोस? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट तो पैसिवली हाई टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन एक समय ब्लड और GF की जो कैपिलरी है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड का जो इलेक्ट्रोसिटी है, यानी जो ऑस्मोलैरिटी, वो बराबर हो जाता है 50%, फिर तो पैसिव मूवमेंट बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अक्रॉस द ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं उनके, और उसके लिए ATP चाहिए। और वो इतना ज्यादा ATP कैसे अवेलेबल कराते हैं? तो PCT के जो सेल्स है उनमें अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि ATP कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो नॉर्मल से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया PTC सेल्स में पाए जाते हैं टू अवेल ATP। उस ATP का इस्तेमाल करके सोडियम पोटेशियम पंप अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो है हर चीज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन को विथ मोर सरफेस एरिया प्रमोट करते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ रीजनिंग क्वेश्चन, NCERT बेस्ड। क्लियर? अभी जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था वो NCERT लाइनर क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यस कमांडोज, सबसे पहले सब लोग देखिए, इस क्वेश्चन को देखते सी टैबुलेट पैटर्न में आपको करेक्ट
सबसे पहले तो आपको यह मार्क करना आना चाहिए क्वेश्चन में, करेक्ट लेबलिंग पूछा है कि कौन सा कॉलम करेक्ट जो है कॉलम वाइज, क्योंकि अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक किस किस ग्रुप में, यस यूरिकोटेलिक यूरियोटेलिक। तो याद आना चाहिए कमांडोज, एनसीईआरटी का एक डेडिकेटेड पैराग्राफ चैप्टर शुरू होते से ही पूरे एनिमल किंगडम में सर्वे करते हुए, एम आई राइट और नॉट? यस कमांडोज, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूं। आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन को देखते से हुए आपको याद आना चाहिए कि चैप्टर में एक पैराग्राफ पूरा सर्वे, पूरे एनिमल किंगडम में अलग 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 स्मॉल टू हायर, सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स, अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन किया गया है। तुरंत वो पैराग्राफ आपको याद आना चाहिए, यस कमांडोज। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप पाएंगे तो पहला वाला तो गलत है, क्योंकि अमोनोटेलिज्म और पिजन ह्यूमन का कोई रिलेशन नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉग लिजार्ड अगेन अमोनोटेलिक नहीं हो सकते, फ्रॉग भी अडल्टहुड में यूरियोटेलिज्म होते हैं, ये भी गलत। एक्वाटिक एम्फीबिया करेक्ट, यूरियोटेलिक फ्रॉग ह्यूमन करेक्ट, एंड यूरिकोटेलिक पिजन लिजर्ड कॉकरोच बिल्कुल करेक्ट, बर्ड्स रेप्टाइल्स और ये इंसेक्ट्स। तो ये आंसर सही है, इसका आंसर है 3। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट अचानक उलझ जाते हैं कुछ बच्चे, है ना। यस कमांडोज, सम ऑफ द स्टूडेंट्स कमांडोज, आप लोग जो है उलझ सकते हैं। तो यहां आप लोगों को याद आना चाहिए कि एक क्वेश्चन तो ये भी चैप्टर से प्रिपेयर करना है कि पूरे एनिमल किंगडम में टैक्सोनॉमिकली सर्वे करने पर रिस्पेक्टिव अलग अलग ग्रुप्स में, यस कमांडोज, किस तरह का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। वेरी इजी, मैच द कॉलम से पूछ ले, करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ ले, जैसे पूछना चाहे पूछ ले, आपको पहले ऐसे याद होना चाहिए। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस कमांडोज, जैसे ही जीएफआर की बात करें, ध्यान रखिएगा कमांडोज, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिमाग में उलझन सा आता है कि सर वैसोप्रेसिन भी तो कहीं ना कहीं जीएफआर को मेंटेन करने में मदद कर सकता है, तो व्हाई नॉट ये आंसर क्यों नहीं है? कुछ लोग इस पे अटक जाते हैं, यही आंसर टिक करके आ जाएंगे। यही तो गलती कमांडोज, आप बायोमेंटर कमांडोज है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तुरंत जीएफआर, शरीर में जीएफआर की गिरावट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में जैसी गिरावट आती है, हर कोई जानता है कि किडनी के पास खुद का एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिससे कहते हैं, यस कमांडोज, क्या कहते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो किडनी के एंडोक्राइन बिहेवियर को दर्शाता है। बाकी तो सब है और भी मैकेनिज्म्स जीएफआर को काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्या करने के लिए? काउंटर बैलेंस। लेकिन अगर जीएफआर के नाम से क्वेश्चन आएगा, आंख बंद करके आंसर होगा यस कमांडोज, बी ऑप्शन, रेनिन रिलीज होना, रास मैकेनिज्म पाथवे एक्टिवेट होना जरूरी है जीएफआर को काउंटर सबसे पहले बैलेंस करने के लिए। फिलहाल इधर गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, ठीक है ना, RENIN, रेनिन, एक ऐसा हार्मोन जो रास पाथवे, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम मैकेनिज्म से जो है जीएफआर को काउंटर बैलेंस करते हुए नॉर्मल करने की कोशिश करता है। यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल? ध्यान दीजिए कमांडोज, ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सब लोग। आज मैं डायग्राम के थ्रू बताने जा रहा हूं, एक बार फिर से आप चीजें देख लीजिए, आपको बताया गया था थ्योरी में। स्टिल ये देखिए, एक रीनल ट्यूब्यूल यहां से लेके ऐसे करके शुरू होता है, यस, ऐसे करके शुरू होता है, ये रहा लूप ऑफ हेनले, और फिर वो गया डीसीटी, यस कमांडोज, डीसीटी, और वो डीसीटी जाकर यस कलेक्टिंग डक्ट से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक रीनल ट्यूब्यूल है, आरटी रीनल ट्यूब्यूल डीसीटी तक, है ना। कलेक्टिंग डक्ट में तो बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन के डीसीटी आके ओपन होते हैं, तो फिलहाल आंसर तो इसका डी है, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इज नॉट क्लियर। अब आप कहोगे कि सर ये तो बाउमेन्स कैप्सूल है, बाउमेन्स कैप्सूल डबल मेम्ब्रेनस फोल्ड है, एंटीरियर रीनल ट्यूब्यूल शुरू ही होता है बाउमेन्स कैप्सूल से, ये एनसीईआरटी में लिखा है। फिर उसके साथ यहां पर जो ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज,
टफ टफ क्लॉज, ये दोनों मिलकर ये बनता है मेलपीजियन, दोनों मिलकर बनता है मेलपीजियन बॉडी, मेलपीजियन कॉर्पसल उसको कहते हैं, मेलपीजियन बॉडी मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल। लेकिन खुद बाउमेंस कैप्सूल रीनल टिब्यूल का सबसे पहला फोल्डेड कप लाइक डबल मेम्ब्रेनस कैविटी है, और उसके बाद आता है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। तो सबसे पहले तो रीनल टिब्यूल कहां तक होता है हर नेफ्रॉन का? डीसीटी तक। फिलहाल इधर ऑप्शन में ये हिस्सा है, ये भी हिस्सा है, क्योंकि इधर चारों तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। आंसर है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके रीनल टिब्यूल का डीसीटी ओपन होते हैं। क्लियर? चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। Which one of the following correctly explains the function of specific part of human nephron? ह्यूमन नेफ्रॉन, यस कमांडोज, क्वेश्चन में गौर करिएगा, बिल्कुल स्पष्ट पूछा गया है कि एक नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग रोल होता है। तो पहले तो आपको वो क्लियर होना चाहिए, और यहां फिर से क्या पूछा है? करेक्टली पूछा है। तो सबसे पहले वाला पॉइंट अगर हम पढ़ के देखें, यस, एंड एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड ग्लोमेरुलस की तरफ लाता है, यहां तो कैरी अवे लिखा हुआ है, इसलिए यह गलत है कमांडोस। एफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है ब्लड लाना टुवर्ड्स दी मेलपीजियन बॉडी फिल्टर होने के लिए, यहां तो कैरी अवे लिखा है, वो तो इफरेंट का काम होता है, इसलिए गलत हो गया। पोडोसाइट्स, सही बात है, स्लिट पोर्स बनाते हैं जिससे फिल्ट्रेशन यूनिट बन पाता है, बस बात ही खत्म हो गई। बी आंसर है इस ऑप्शन में, यस, बी इज द आंसर इन द गिवन क्वेश्चन, कि करेक्टली पोडोसाइट्स वो स्पेशल सेल्स हैं जो स्लिट पोर्स बनाते हुए, आपस में मिलके स्लिट पोर्स बनाते हुए फिल्टरिंग यूनिट, अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन बनाते हुए फिल्ट्रेशन करने में मदद करते हैं। करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। अगर आप पढ़ के देखेंगे तो पोटेशियम रीएब्जॉर्प्शन थोड़ी होता है, सबसे पहले तो यही वर्ड गलत है, क्योंकि पोटेशियम का डीसीटी में सिक्रीशन होता है। यस कमांडोज, ये भी एक रिवीजन का एक बेहतरीन तरीका है, इस क्वेश्चन को गौर करिए सब लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिससे एट अ ग्लांस पूरे नेफ्रॉन का अलग अलग हिस्सों का आपने रिवीजन कर लिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन और बना सकते हैं कि यहां गलत कर दो और इसको सही कर दो, बस यहां रीएब्जॉर्प्शन ना लिखकर सिक्रीशन लिख दे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यहां गलत कर दो तो है ना, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज, आंसर चेंज। आ गई मेरी बात समझ में? कैसे आप अपने आखिरी समय में अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने माइंड को, ब्रेन को नहीं, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि आप है बायोमेंटर कमांडोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरियोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि आपको तुरंत याद आना चाहिए यूरिकोटेलिज्म किस तरह के एनिमल्स जो है फेवर करेंगे, या कौन से एनिमल्स है जो यूरिकोटेलिज्म, यूरिक एसिड को रिलीज करना जो है ऑप्ट करेंगे, है ना, बोलते ना, वो उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जिनको ड्राई कंडीशंस का बहुत हेवीली सामना करना है, लैंड ड्राई कंडीशन, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, और बहुत ही ज्यादा गर्मी में, और उनके लिए वाटर कंजर्वेशन प्रायोरिटी है। वाटर कंजर्वेशन उनके लिए सबसे पहली अहमियत है, वो चुनना चाहेंगे यूरिकोटेलिज्म। तो फिलहाल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अलग अलग कंडीशंस में होते हैं, जिसके चलते वो यूरिकोटेलिज्म में, जैसे सपोज बर्ड्स का यूरिकोटेलिज्म फेवर करना या यूरिकोटेलिज्म का चूज करना एज अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन का प्राइम कारण है उनके शरीर में इवोल्यूशनरी फोर्सेस के चलते हुए यूरिनरी ब्लैडर उन्होंने क्या कर लिया, सेक्रीफाइस, क्योंकि वो उनके शरीर में यूरिन को होल्ड करके फ्लाइट एडेप्टेशन में बाधा था। उड़ने में जो है यूरिन से भरा हुआ थैला उनको थ्रस्ट, उड़ते समय आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनका यूरिनरी ब्लैडर होता, वो यूरिन हर पहर, हर 24 घंटे उनका यूरिन बनता हुआ उनका शरीर भारी होता, उस भारीपन को लेके उड़ने में उनको मदद नहीं मिलती। इवन उनके जो फेफड़े होते हैं, यस कमांडोज गौर करना, इवन उनमें जो फेफड़े होते हैं वो उनके एयर सैक, पॉजिटिव एयर सैक्स अलग से होते हैं, उनके लंग्स होते हैं, लेकिन वो नॉन इलास्टिक होते हैं, पॉजिटिव ब्रीदिंग शो करते हैं, क्योंकि उसमें बायोन्सी मिलती है। क्या मिलती है कमांडोज? बायोन्सी मिलती है।
ठीक है, तो बायोंसी बड़ा फैक्टर है, तो उन्होंने क्या चुना, उन्होंने यूरिनरी ब्लैडर त्याग दिया, यानी वो यूरिन होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनको चुनना पड़ गया यूरिक एसिड, जो उनके फीकल पैलेट्स के साथ निकल जाता है। फिलहाल ऑप्शन यहां पर जिस तरह से दिया हुआ है कि बर्ड्स हो चाहे रेप्टाइल्स, यही बात, सबसे बेहतरीन क्लास जो कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए बोलते ना लैंड विनर्स, सही मायने में ड्राई कंडीशंस और टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ जीने के लिए सबसे बेहतर क्लास कौन है वर्टिब्रेटा में, रेप्टाइल्स। और उसी श्रेणी में उस लीग में उन्होंने क्या किया, खुद का मोड ऑफ एक्सक्रीशन भी यूरिकोटेलिज्म कर लिया। तो आंसर है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बी इज द आंसर। यस कमांडोज, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड, मतलब गिवन ऑप्शंस इंसेक्ट्स में, लेकिन एम्फीबियंस में नहीं है, बर्ड्स में लेकिन एनालिड्स में नहीं है, इसलिए आंसर बी है। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। सिंपल, किडनी तो अपने फंक्शंस, उसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले फंक्शन क्या है, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो 24 घंटे वो एग्जिबिट करते हुए 170 से 180 लीटर जीएफ बनाता रहता है पर डे, हर 1 मिनट 125 ml बनाता है, ये उसका फंक्शन है। लेकिन इसको करने के लिए बाकी चीजें वो जो वन आफ्टर दी अदर, यस कमांडोज, वन ऑफ द अदर आफ्टर, वो जो करता रहता है, क्लियर, मतलब उसको और भी तो चीजें देखनी पड़ेंगी तभी तो ये कर पाएगा। तो फिलहाल यहां जो स्टेटमेंट्स है उसमें से करेक्ट क्या है, तो समर डेज में बॉडी लूजेस लॉट ऑफ इवोपरेशन, तब एडीएच नहीं बनेगा, गलत। जबकि गर्मी के दिनों में तो एडीएच एंटी डाययूरेटिक, यूरिन को कंसंट्रेट करना है ना, डायूरिसिस, ज्यादा यूरिन ना बनने देने के लिए एडीएच चाहिए, यहां सप्रेस लिखा है इसलिए गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन सम ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड, अगर बहुत पानी पी ले, है ना, बहुत ज्यादा पानी पी ले तो एडीएच रिलीज क्या होगा, सप्रेस होगा। इज इट ट्रू? यस, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हो जाने पर एडीएच काम नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा पानी भी शरीर के लिए वेस्ट है, उसे निकलने देना है। आ गई मेरी बात समझ में कमांडोज? यस प्लीज, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गौर करिएगा। व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो उससे एडीएच का सिक्रीशन सप्रेस होता है, क्योंकि सही बात है, शरीर में बहुत पानी अवेलेबल, लॉट ऑफ वाटर, तो एडीएच का काम है जब शरीर में पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, तब बनकर पानी को रोकना। लेकिन यहां तो बहुत पानी पी रहे हैं और उससे एडीएच रिलीज सप्रेस होता है, क्योंकि ज्यादा पानी भी शरीर के अंदर तकलीफदायक हो सकता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए उसको जो है जाने देना है, और जाने देंगे जब एडीएच कम काम करे, लेस इफेक्टिव रहे, सप्रेस रहे। तो दिस इज द करेक्ट रिगार्डिंग किडनी फंक्शनिंग, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा से एडीएच रिलीज स्टिमुलेट होता है, ये भी तो गलत है। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि ठंड के दिनों में एडीएच रिलीज नहीं होता है, गर्मी के दिनों में एडीएच रिलीज होता है, ठंड के दिनों में तो कोल्ड, इसलिए गलत है, क्योंकि स्टिमुलेट वर्ड लिखा है। ऐसे करके प्रूफ कर ले कमांडोस। आ रही मेरी बात समझ में? रिवाइज कैसे कर रहे हैं। और एंजियोटेंसिन का रिलीज होना, यस कमांडोस, जीएफ है ना, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, नहीं, जीएफआर अगर ज्यादा बढ़ जाए तो एंजियोटेंसिन थोड़ी रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन 2, तो एंजियोटेंसिन तो तब का होगा जब रेनिन एक्टिवेट होगा। रेनिन एक्टिवेट कब होता है? जब जीएफआर कम होता है। यहां तो इंक्रीज की बात की, इसलिए ये गलत। तो ऑटोमेटिकली आंसर हो गया बी। ध्यान से समझिएगा कमांडोस, एग्जाम हॉल में आपको 30 सेकंड्स के अंदर इसको ऐसे पढ़ के, ये तो मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं इसलिए एक एक बात रिवाइज करते हुए, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका दिमाग 30 सेकंड्स के अंदर एक क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड्स ही आपकी टाइम लिमिट है कमांडोस। ऐसे आपको अब ट्रेंड होना है, ध्यान रखिएगा मैंने इस बात को जो कहा है। फिलहाल इसका आंसर है बी इज द करेक्ट रिगार्डिंग किडनी फंक्शनिंग। Which one of the following statement, अगला क्वेश्चन कमांडोज ध्यान दीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि which of the following statement is, है ना, in regard to the excretion of human kidney जो है करेक्ट। अगेन यस कमांडोज,
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से किडनी, ह्यूमन किडनी में एक्सक्रीशन से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट सही है? तो साफ आप देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो लिखा है गलत है, क्योंकि असेंडिंग लिंग में तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है ना, व्हाट इज द रॉन्ग पॉइंट, यही तो फॉलो करें। ये अगले में क्या है, ये अगेन डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है, इम्परमिएबल लिम्ब, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बस बात खत्म। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इनकेपेबल, ये वर्ड गलत है ना, इनकेपेबल लिखा है, अरे केपेबल होता है भाई रीअब्सॉर्बिंग ऑफ, इसलिए ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑटोमेटिकली ये सही, क्योंकि 99% जीएफआर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आंसर है डी, यस। तो ध्यान से देखिए किस तरह के क्वेश्चन चुने गए, मोस्ट प्रोबेबल आपको चीजें रिवाइज करवाई जा रही है एक एक हिस्से में कि कहां परमिएबल होना चाहिए तो इम्परमिएबल लिखा हुआ है, कहां क्या परमिएबल वहां इम्परमिएबल, गलत। तो परमिएबल क्या होता है, वाटर, कहां पर, डिसेंडिंग लिम्ब में। एसेंडिंग में क्या परमिएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट, यहां गलत लिखा हुआ है। फिर बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्बिंग, रीअब्सॉर्बिंग केपेबल कहां, डीसीटी रीजन में, डिस्टल, लेकिन यहां लिखा है इनकेपेबल। अंडरस्टूड कमांडोज, दिस इज द वे टू ट्रेन योर माइंड, यस। चलिए, तो नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलफिल्ट्रेट इज reabsorbed by renal tubule, correct. Now this is how I say, yes commandos, this is NCERT based question, NCERT liner extract question। ध्यान रखिए पूरी तैयारी के दौरान आपने आखिरी दिन तक आपने इस तरह से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी फॉलो अप लिया कि नहीं लिया, पूरे 38 चैप्टर्स में आपको यह ध्यान रखना है कमांडोस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। ध्यान दीजिए कमांडोस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, आपको मैंने थ्योरी में रिवाइज कराते हुए ये बात रखी थी, यूरिन कहां बनता है, किडनी में, लेकिन जो हमारा मेजर वेस्ट है वो किसके वजह से है, वो है लिवर के वजह से। लिवर में एक चलता है प्रोसेस, एक मेटाबॉलिज्म जिसको यूरिया साइकिल, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल और निथिन साइकिल कहते हैं। कमांडोज, क्वेश्चन को गौर से पढ़ के देखिए। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड, यस। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंसानों में जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया, वो कहां पर संश्लेषित होता है, कहां वो बनता है, क्या सही लिखा है, इन द लिवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी। यही तो सही ऑप्शन है। एलिमिनेट करते हैं घोलकर पानी में यूरिन के फॉर्म में, लेकिन यूरिया बनता कहां है, मेजर कहां बनता है, लिवर में, यस। क्यों लिवर में, क्योंकि वहां पहुंचता अमीनो एसिड और एक्स्ट्रा अमीनो एसिड जो है स्टोर नहीं हो सकता, तो लिवर बेचारा क्या करता है, डीएमिनेशन कर देता है। वो सोचता है लेट मी डू बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, लेट मी डू बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता, उल्टा उससे गलती हो जाती है अनजाने में। लिवर तो शरीर का गंगा है, वो तो पाप धोने का काम करता है, डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। उसने सोचा अरे जाते जाते मैं कुछ अच्छा कर लूं इसका, क्या उसने क्या किया, उसने जो है अमीनो ग्रुप को हटाने की कोशिश की, डीएमिनेशन। हर अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप हटाकर कहा बाकी तो ऑर्गेनिक एसिड है, उसको कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बाय प्रोडक्ट में क्या बन गया, वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया। अब लिवर बेटा तुमने ही उसको दिक्कत पैदा की है, तुम ही उसका इलाज ढूंढो। तो बेचारा लिवर को फिर अमोनिया को जो है क्या करना पड़ता है, यस कमांडोस, गौर करिए, 2 अमोनिया, सी द रिएक्शन, 2 अमोनिया एंड 1 CO2 बनाता है यूरिया, यस कमांडोस, ध्यान से देखिए, ये रहा यूरिया, ये यूरिया बन गया। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है, बनता है वहां पर, लेकिन जाके एलिमिनेट कहां पर होगा, छन के, ब्लड छनकर कहां एलिमिनेट होगा, किडनी से यूरिन फॉर्म में। चलिए कमांडोस, फिलहाल इसका आंसर ए है। अब आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज करेक्टली मैच्ड। ध्यान से सुनिए कमांडोस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली स्टेटेड। अगेन ये एक बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कमांडोस, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट।
कि पूरा। तो इसका आंसर मैं पहले देना चाहूंगा सेकंड, अर्थवॉर्म। द रीजन इज क्योंकि उनमें नेफ्रिडिया है, और नेफ्रिडिया 3 तरह के होते हैं उनमें, ये ध्यान रखिएगा कमांडोस, फेरेंजियल, इंटीग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रिडिया, क्योंकि बाकी में तो मैच नहीं कर रहा है। मेलपीजियन टिब्यूल कॉकरोच में एंट्रिक सीके थोड़ी होते हैं, फ्रॉग में किडनी होता है, स्किन और बकल का नहीं होता है। यस, नहीं होता है, इसलिए वो करेक्ट मैच पूछ रहा है, करेक्ट रिस्पेक्टिव पार्ट। क्लियर? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली स्टेटेड? आंसर है सेकंड, अर्थवॉर्म, फेरेंजियल, इंटीग्यूमेंट्री और सेप्टल नेफ्रिडिया। द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके कमांडोस, नेक्स्ट, what will happen if the stretch receptors? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको याद दिला दूं, आपने मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स रिवाइज किया, थ्योरी में आपने देखा समझा मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। क्लियर? तो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स कर लिया आपने, है ना? तो मिक्सचुरेशन एनसीईआरटी पढ़ के आपने सबसे पहली पॉइंट गौर किया, उसमें क्या हुआ कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है, वो तो स्टोरेज है, तो उसमें एक सर्टन अमाउंट 300 ml 400 ml तक बर्दाश्त करता है। मतलब कहने का मतलब उसके बाद अर्ज, यूरिनेशन का अर्ज आना, यस, इट्स एन अर्ज, एंड दैट अर्ज रिफ्लेक्स जो है जनरेट होता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स, मस्कुलर वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल भेजते टू द सीएनएस। और ब्रेन के हायर सेंटर, भले ही पॉन्स एरिया जो एरोली, वहां पर मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर मौजूद है, लेकिन हायर सेंटर जो थिंकिंग रीजनिंग वाला है वो डिसाइड करेगा कि वेदर दैट प्राइवेट एक्ट, वो जो प्राइवेसी एक्ट है उसे परफॉर्म करना है कि नहीं। अगर हां तो इट्स अ नॉर्मल कंडीशन, पीएसएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस नर्व से जो है मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होकर एम्प्टिंग कहते हैं, यानी यूरिनरी ब्लैडर खाली करने के लिए रिफ्लेक्स जनरेट होगा, इंपल्स आएगा, रिस्पॉन्स मोटर डिवीजन से, है ना, मोटर रिस्पॉन्स कहते हैं। क्लियर? और अगर नहीं, इट्स एन इमरजेंसी, वो प्राइवेसी एक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर इज अ हर्डल, भाई आसपास प्रॉपर यूरिनल नहीं है, ठीक है, लोग इधर उधर है, दिस इज अ प्राइवेसी एक्ट। तो ब्रेन ने इमरजेंसी में डिसाइड किया नॉट, तो स्टोरेज रिफ्लेक्स काम करेगा। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि क्या होगा यदि स्ट्रेच रिसेप्टर्स हटा दिया जाए यूरिनरी ब्लैडर में, तो फिर क्या होगा? मिक्सचुरेशन विल, है ना, देयर विल बी, यस, सिंपल, देयर विल बी, क्योंकि मिक्सचुरेशन एक रिफ्लेक्स है, वो नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर से इंपल्स ही नहीं आ रहा। इसमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके आपको याद रखना है, देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एन एंजियोटेंसिनोजन, जो एंजियोटेंसिनोजन है ना, इनएक्टिव हार्मोन, है ना, प्रोटीन कहां से सिक्रीट होता है? जो रास मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है, उसमें रेनिन जिस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है एज अ हार्मोन, रेनिन ये काम करवाता है रास मैकेनिज्म में, उसमें बनने वाला जो एंजियोटेंसिन वो उपलब्ध कहां से होता है? यस, द आंसर इज सी, लिवर सेल्स। लिवर हार्मोन है ये, लिवर से बन के ब्लड में हमेशा 24 आवर्स इनएक्टिव वे में अवेलेबल होता है, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। क्लियर, यस, याद रखिएगा, रास मैकेनिज्म में इस्तेमाल होने वाला सेकंड हार्मोन एंजियोटेंसिनोजन, इनएक्टिव हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम लिवर सेल, सी आंसर है इसका। द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यस कमांडोज, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 तरह के प्रेशर काम करते हैं। आपने अपने रिवीजन में, आपने अपने थ्रू आउट द ईयर मेन लेक्चर्स में आपने सुना है, ये बस उसको रिकॉल करते हुए ये क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस कैप्सुलर प्रेशर, है ना, 3 तरह के प्रेशर्स होते हैं, आपने ये पढ़ा है, ठीक है, और उन 3 में से 2 ऑपोजिट प्रेशर है, ठीक है, और ये जो है नेट प्रेशर, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है उसका वैल्यू है 70 माइनस 50, है ना, 50 और 30, ये दोनों जो है ऑपोज करते हैं इसको, तो 70 माइनस, यस, है ना, क्लास ध्यान दीजिएगा,
30 mmHg 20 mmHg टोटल कितना हो गया 50। तो 70 माइनस 50 20 mmHg जो है प्रेशर आएगा। यस, आंसर विल बी ए। ये वो प्रेशर है जिससे ब्लड फिल्टर होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो कि कहां पर जनरेट होता है, मेल्पिजियन बॉडी के अंदर बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड बाउमैन्स कैप्सूल टू फिल्टर द ब्लड, और वो डिसाइड इस तरीके से होता है। आंसर है ए। 20 mmHg is the pressure gradient that causes the fluid to filter out the glomeruli into the capsule. Okay, commandos? Yes, 20 mmHg. In ornithine cycle, which of the following waste are removed from the blood? Yes, commandos, गौर करिएगा। ऑर्निथिन साइकिल, सबसे पहले तो आपको यह याद आना चाहिए कि ऑर्निथिन साइकिल है क्या। ठीक है कमांडोज, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा। व्हाट इज ऑर्निथिन साइकिल? इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिया साइकिल। ये एक मेटाबॉलिज्म है जो हेपाटोसाइट्स, लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी इसे कहते हैं। और इसमें मेन जो है CO2 और एमोनिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फिर से ध्यान दीजिए। 1 CO2 and 2 अमोनिया, 1 CO2 and 2 अमोनिया आपस में मिलकर रिएक्ट करके यूरिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूरिया। क्लियर? सो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल, जो कि मदद मिलती है क्या रिमूव करने में फ्रॉम द ब्लड? ऑक्सीजन एंड अमोनिया, सॉरी CO2 एंड अमोनिया, CO2 एंड अमोनिया। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट, अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। गौर करिएगा कमांडोज, अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। क्लियर? बहुत लंबे समय से उसने डेलिब्रेट, जानबूझकर, है ना, होता है फास्टिंग कर रहे हैं। अलग अलग सोशल पर्सनल रीजंस होते हैं, खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, लंबे समय से 10-15 दिन हो गए हैं, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग कर रहे हैं। डेलिब्रेट फास्टिंग कहते हैं, जानबूझकर। तो अब बताइए यूरिन एनालिसिस में कौन सा एबनॉर्मल जो नहीं होना चाहिए यूरिन एनालिसिस। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यूरिन एनालिसिस। ध्यान रखिएगा कमांडोज, एनसीईआरटी पढ़कर देखिएगा, उसमें ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया, ये दो चीज डायबिटीज मेलिटस के रेफरेंस में पूछा है। फिलहाल उसी जानकारी को लेकर एक क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं। नाउ दिस इज अ वैल्यू एडेड क्वेश्चन। कहने का मतलब है एक ड्रामेटिक क्वेश्चन है, मेडिकल इमरजेंसी क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति काफी लंबे समय से क्या कर रहा है? प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, उपवास में है वो, ठीक है, और वो जानबूझकर अलग अलग सोशल रिलीजियस रीजन जो भी हो, लेकिन शरीर पर क्या मैल इफेक्ट, क्या बुरा असर पड़ सकता है, एबनॉर्मल क्वांटिटीज क्या पाई जाएंगी? तो मैं आपको बताऊं, इसका आंसर होगा बीटा। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में फूड रिजर्वायर क्या होता है? यस कमांडोज, शरीर में जो है ग्लाइकोजन पूरा यूज हो चुका है, अब बचा है फैट, जो कि एक फूड रिजर्वायर है। तो शरीर का जब फैट टूटता है अनवांटेडली लंबे समय तक, तो उसमें बनते हैं कीटोन बॉडीज। कीटोन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फैट ऑक्सीडेशन। फैट ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिएगा कमांडोज। इसलिए कीटोन्स यानी कीटोन्यूरिया, एक प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग यूरिन एनालिसिस व्यक्ति में रिपोर्ट में आएगा कीटोन्यूरिया, कीटोन बॉडीज। यस, चलिए कमांडोज, अगला क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट इज 125 ml। ये वैल्यू क्या है? सीधा सीधा ये जो है GFR की डेफिनेशन है कि हर मिनट जो अमाउंट ऑफ, देखिए ना, ध्यान से देखिए, फिल्ट्रेट कहां बनता है? ब्लड छनकर, कहां पर? मेल्पिजियन बॉडी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस, स्टफ्ड ऑफ ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा, ऐसी ब्लड कैपिलरीज जो फेनेस्ट्रेटेड है। कैसे होते हैं? फेनेस्ट्रेटेड, उनमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहते हैं, उससे बनता है, उसके गुच्छे से बनता है। और बाउमैन्स कैप्सूल, जिसका विसरल लेयर बना है स्पेशल मॉडिफाइड एपिथेलियम, जिसे हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं, लेकिन वो बाउमैन्स एपिथेलियम है, और उसके
सेल्स फ्लैट तो है लेकिन पोडोसाइट्स दोनों तरफ ऐसे फुट सेल्स कहते हैं, जिसकी मदद से बनते हैं स्लिट पोर्स, और तब जाकर आपस में वो एरिया फिल्टरिंग यूनिट बनता है, फिल्ट्रेशन लेयर बनता है, अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं। क्लियर? और वहां जो नेट प्रेशर क्रिएट होता है, थोड़ी देर पहले आपने देखा 20 mmHg का, उससे हर एक मिनट में दोनों किडनियों से करीब करीब जो है 60 प्लस, एक किडनी से 62.5, दूसरे किडनी से 62.5, टोटल दोनों किडनी, और एक किडनी में करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन। 10 लाख नेफ्रॉन मिलके, यानी दोनों किडनी से 20 लाख नेफ्रॉन मिलकर ब्लड को छानते हुए कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है? 125 ml। तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी मटेरियल। यस कमांडोज, मैं आगे बढ़ता हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले GFR का देखा, आंसर है बी। यस, आंसर क्या देखा आपने? बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ, हर जगह से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। एमपीक्यू सीरीज जो आपके साथ सॉल्व हो रहा है, इस पे गौर करना है आपको। यस कमांडोज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एक्सक्रीटरी मटेरियल, ध्यान दीजिए, द एक्सक्रीटरी मटेरियल इन मेनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस कैटेगरी दी है, बिल्कुल एनसीईआरटी से डायरेक्ट कंटेंट उठा के ये क्वेश्चन बना है। और आप सबको ध्यान रखना है कि अक्रॉस द गिल्स के सरफेस का इस्तेमाल करके एक्सक्रीशन की जाती है किन किन ऑर्गेनिजम्स में जो एक्वाटिक है। और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में एमोनियम आयंस, यस कमांडोज, एमोनियम आयंस जो है वहां से गिल सरफेस से जो है रिलीज होता है, चाहे वो एक्वाटिक बोनी फिशेस है ना, बोनी फिशेस हो, एक्वाटिक मेनी बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, या फिर है ना। और एक्वाटिक एम्फीबियंस मतलब जब वो अपने लार्वल स्टेज में होते हैं। यस कमांडोज, किस स्टेज में होते हैं? लार्वल स्टेज में होते हैं, तब उनके पास गिल्स होते हैं। फ्रॉग का याद रखिएगा, टेडपोल लार्वा, कंफ्यूज मत होइए। अपने लाइफ के शुरुआती दौर में, यस कमांडोज, अपने लाइफ के शुरुआती दौर में वो कैसे होते हैं? लार्वल स्टेज में, पानी में होते हैं, और उस समय उनके पास गिल्स होते हैं। क्लियर? वैसे ही एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए तो सब में एमोनियम आयंस रिलीज होते हैं गिल सरफेस से। नेक्स्ट, प्रोटोनेफ्रिडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कमांडोज, ये टेक्सोनॉमी का भी क्वेश्चन है, मैं बता दूं, ये पूछा जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं, प्रिमिटिव नेफ्रिडिया हम कहते हैं, या मेड अप ऑफ फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। क्लियर, ये एनसीईआरटी पढ़ के देखिएगा, जो सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम फॉर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में साफ साफ मेंशन्ड है, वहां से लिया गया ये क्वेश्चन है। आंसर है प्लेनेरिया एंड एम्फियोक्सस, डी इसका आंसर है। क्योंकि प्रॉन्स में, अब आप देखिए, मैंने सीधा आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन पहले ही मेरी नजर किस पे पड़ गई? प्रॉन्स। अरे प्रॉन्स में तो एंटिनल ग्लैंड से, इसलिए आंसर होगा नहीं। कॉकरोच में तो मेलपीजियन ट्यूब्यूल से, बात ही खत्म है। अर्थवॉर्म में तो नेफ्रिडिया होता है, अर्थवॉर्म में तो नेफ्रिडिया होता है। एस्कैरिस राउंड वॉर्म है, और एस्केल्विन्स है, उनमें तो रेडनेट सेल्स, एच सेल्स, गॉबलेट सेल्स कहते हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आते हैं रोटिफर्स और अर्थवॉर्म, अगेन ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, तो रह कौन जाता है? दैट इज, अच्छा, रोटिफर्स भी एक एस्केल्विन ग्रुप है, एस्केल्विन सुपरफाइलम है, रोटिफर्स उसका एक ग्रुप है। क्लियर? फिलहाल इधर आंसर है प्लेनेरिया इज प्लैटीहेल्मिन्स, और प्लैटीहेल्मिन्स में तो होता ही है फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया। इसके अलावा एम्फियोक्सस क्या है? सिफेलोकॉर्डेट। यस, ध्यान से पढ़ के देखिएगा, सिफेलोकॉर्डेट्स में भी प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। क्लियर? तो एम्फियोक्सस जो है वो एक सिफेलोकॉर्डेट है, इसलिए आंसर डी होगा, उनमें होता है स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला ही क्वेश्चन वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, और ये इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। क्लियर? सबसे पहले तो स्पाइडर, देखिए ध्यान से, इधर आंसर मैं इसका पहले दे दूं कि एंटिनल ग्लैंड्स, ध्यान से देखिए, एंटिनल ग्लैंड्स जिनको ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो क्रस्टेशिया, क्लास क्रस्टेशिया ऑफ आर्थ्रोपोड फाइलम के क्रस्टेशियन मेंबर्स में पाया जाता है। फिलहाल इधर देख के आपको याद आना चाहिए कि प्रॉन उसका एग्जाम्पल है। यस, पेलिमॉन, प्रॉन इज अ
क्रस्टेशिया, क्लास क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोडा मेंबर, जिसमें पाया जाता है एंटिनल ग्लैंड फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसे हम ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा में स्पाइडर भी आता है, और यही स्पाइडर में कॉक्सल ग्लैंड क्या पाया जाता है? कॉक्सल। क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, करेक्ट मैच बताइए, तो अभी मैं करेक्ट मैच बना रहा हूं। स्पाइडर, कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है। प्रॉन में अभी आपने देखा एंटिनल ग्लैंड पाया जाता है। नाउ अगला क्वेश्चन, सिल्वर फिश। सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, क्यों? ध्यान से देखिए क्वेश्चंस लिए क्यों गए। आप सोचेंगे कि अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया सर, किसका क्या एक्सक्यूटिव स्ट्रक्चर है। नहीं, यहां आपको ये सिखाना है मुझे इस क्वेश्चन से। ध्यान रखिए सब लोग कमांडोज, आपने क्या सीखा? एक तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, लेकिन फिर स्कॉर्पियन में भी कॉक्सल ग्लैंड होता है। यस, स्कॉर्पियन में भी कॉक्सल ग्लैंड होता है, लेकिन सिल्वर फिश में मैं लिखूंगा मेलपीजियन टिब्यूल। यस कमांडोज, और मेलपीजियन टिब्यूल आप सभी जानते हैं इंसेक्टा। तो फिलहाल मुझे यह सिखाना था इस क्वेश्चन में कि अगर सपोज क्वेश्चन ऐसे बन जाता एंटिनल की जगह कि बताइए इनमें से मेलपीजियन टिब्यूल किसका नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने में मदद करता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए इन सबको देखकर कि आप कहोगे ये तो मछली है, सिल्वर फिश लिखा हुआ है। नो, सिल्वर फिश लेपिस्मा, बुकवर्म भी कहते हैं, विंगलेस इंसेक्ट। इनमें विंग्स नहीं होते, इनमें सिर्फ लेग्स होते हैं, इनमें पंख नहीं होते। ये ए मेटाबोला इंसेक्ट है, मतलब इनमें जो है मेटामॉर्फोसिस जो है नहीं होता है। क्लियर? इनमें विंग्स नहीं बनते हैं। सिल्वर फिश इज द नेम ऑफ एन इंसेक्टा। विच इंसेक्टा? लेपिस्मा, सिल्वर फिश, बुकवर्म भी कहते हैं। क्लियर? और उनमें मेलपीजियन टिब्यूल सी होगा। आ गई मेरी बात समझ में कमांडोस? आपने एक क्वेश्चन में 2-4 और बातें आपने सीखी। ध्यान दीजिए कमांडोस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और आप बायोमेंटर कमांडोस हैं। आप ये क्रैश कोर्स, लाइफ चेंजिंग क्रैश कोर्स है ये आपका। अगले कुछ महीनों में आप जो एग्जाम की तैयारी साल भर आपने किया है, उस फाइनल जजमेंट डे 3 घंटे के दौरान इस तरह के एनालिसिस से आप जो है लाइन के उस पार होंगे, सेलेक्टेड कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा कमांडोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ओके कमांडोज, तो अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पर। वो है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने है, ध्यान से इसको देखिए। मैं रीड कर रहा हूं और आपको तय करना है क्या दोनों दिए गए स्टेटमेंट सही है कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही है। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के लिए यह जरूरी है, नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन ने ही इस बात के लिए जो है तैयार किया है कि नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट को चुना गया कुछ ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कि वो वाटर कंजर्वेशन कर सके। ठीक है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन ही वो जरूरत बनी जिसके कारण बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ने यूरिया या यूरिक एसिड को चुना एज नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि इन दोनों के लिए रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से कम पानी की आवश्यकता होती है। क्या यह कथन स्टेटमेंट सही है? यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। जबकि अगला स्टेटमेंट एमोनिया इज लीस्ट टॉक्सिक, गलत, हाईली टॉक्सिक होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, स्टेटमेंट बी जो है इनकरेक्ट है। फिलहाल इधर गिवन जितने ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंगली ए स्टेटमेंट ही करेक्ट है। यस, सो ए ऑप्शन इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस कमांडोस, आगे बढ़ते हैं। द रीनल कॉर्टेक्स, अगला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखें। द रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन, जो रीनल कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स। उस कॉलम्स को, उस एक्सटेंशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? आंसर है सी, कॉलम ऑफ बर्टिनाई। कॉलम ऑफ बर्टिनाई, यस कमांडोस, करेक्ट ऑप्शन है सी। क्लियर? ये सबको आता है समझ में?
ये हिस्टोलॉजिकल, किडनी की हिस्टोलॉजी का ये क्वेश्चन है। सब लोगों को लेबलिंग्स ध्यान रखना है कि किससे क्या कैसे क्या बना है। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनीज, हर मिनट टोटल ब्लड वॉल्यूम 5000 ml होता है। यस कमांडोज, एनसीईआरटी में लिखा है कि एक मिनट में दोनों किडनियों को टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना, 1/5, 1/5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा जो है ब्लड मिलता है छन्ने के लिए। एंड दैट फिगर इज 1100 to 1200। एक व्यक्ति का टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या होता है एक समय में पूरे शरीर में, मान के चलिए 5500 ml, 5500 ml, और इसका 1/5 हिस्सा अगर हम डिवाइड करें तो डेफिनेटली ये आंसर आना चाहिए। यानी ये वो ब्लड है जो पर मिनट किडनी, दोनों किडनियों को मिलता है छन्ने के लिए। यस, तो ऑप्शन, गिवन ऑप्शंस में से बी इसका आंसर बनता है कि वो रेंज है एक मिनट में दोनों किडनियों को रफली कितना ब्लड मिलता है छनने के लिए, फिल्टर होने के लिए। ओके कमांडोज, इसलिए आंसर होगा इसका बीटा। नेक्स्ट, नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अगेन बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन, सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% बॉडी के किस, यानी नेफ्रॉन, हर नेफ्रॉन के किस सेगमेंट में वाटर अलोंग विथ इलेक्ट्रोलाइट्स, हर चीज का 70 से 80% जो है रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। तो कमांडोज ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आपके सामने आ रहा है, ध्यान रखिए ए, क्यों? क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन तो पूरी लंबाई में, पूरे पीसीटी से लेकर डीसीटी तक हर जगह रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम करके पूछेंगे तो पीसीटी। ठीक है, एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे आपको याद रखना है। देन मिनिमम वाटर करके क्वेश्चन आएगा कमांडोज, एनसीईआरटी पढ़ के ध्यान रखिएगा, तब आंसर होगा यस, लूप ऑफ हेनले मिनिमम। और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करके क्वेश्चन जब पूछेंगे, यस कमांडोज, जब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कंडीशनल करके पूछेंगे, तब आंसर डीसीटी होगा। और लार्जली वाटर एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है, तब आंसर होगा कलेक्टिंग डक्ट। एनसीईआरटी में इस तरह से शब्दों में उलझाकर जो है क्वेश्चन बनने की टेंडेंसी रही है। ध्यान रखिएगा कमांडोज, प्लीज फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स पैराग्राफ में ध्यान से आप एक एक एरिया को पढ़ के देखिए। वाटर रीअब्जॉर्प्शन पूरे जगह होता है, लेकिन कहीं कंडीशनली हो रहा है, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, और कहीं लार्ज अमाउंट करके क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, तब आंसर होगा कलेक्टिंग डक्ट। यस कमांडोज, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए फिलहाल इधर आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, विच हार्मोन डज नॉट लीड टू, यस, पहले तो आप मार्किंग कर ले, डज नॉट लीड टू, यानी ध्यान दीजिए सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं करवाता है, सोडियम लॉस, सोडियम को यूरिन में जाने दिया जाए, लॉस ऑफ सोडियम जाने दिया जाए, यह पूछा गया है। डज नॉट बोला है, हार्मोन डज नॉट लीड टू रीअब्सॉर्प्शन, यानी लॉस ऑफ सोडियम अलोंग विथ वाटर। यस, क्योंकि इसके लिए ये तीनों तो जिम्मेदार है। ये तीनों किसके लिए जिम्मेदार है? यस कमांडोज, ये तीनों अलग अलग तरीके से सोडियम वाटर को रोकने की कोशिश करते हैं। यस, ये तीनों रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आंसर क्या है? ये लॉस ऑफ सोडियम कराता है, लॉस ऑफ सोडियम। तो आंसर है ए। यस कमांडोज, ध्यान दीजिए, आंसर क्या होगा इसका? ए, क्योंकि डज नॉट पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखिए, डिस्टल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, डीसीटी रीजन में, क्योंकि ये सारे डीसीटी रीजन में काम करते हैं। कोई सोडियम को रोककर पानी को रोकता है, कोई पानी रोककर सोडियम को रोकता है, कोई ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, एंड सो ऑन। लेकिन एएनएफ यही काम सोडियम को जाने देकर, क्योंकि उसका काम है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करके नॉर्मल पे लाना। कौन? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। यस कमांडोस, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, लॉस ऑफ सोडियम। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन। ठीक है,
फिल्ट्रेट इन नेफ्रॉन इज कॉल्ड यूरिन। फिल्ट्रेट को यूरिन कहा कहते हैं? जब वो कलेक्टिंग डक्ट से गुजर जाता है। डी इसका आंसर है। डी रीजन से वो जो है यूरिन कहलाता है। ग्लोमेरुलर यूरिन कब कहलाता है? जब वो कलेक्टिंग डक्ट से गुजर रहा होता है, क्योंकि उसके बाद उसके लोअर एंड में उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता उसके कंपोजिशन में, इसलिए डी इसका आंसर होगा। फिल्ट्रेट इन नेफ्रॉन इज कॉल्ड यूरिन। इन विच सेगमेंट? आंसर है डी। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन, यस। पॉलीयूरिया, यूरिन तो ज्यादा निकलेगा ही, लेकिन साथ में कीटोन और ग्लूकोज दोनों मौजूद हो, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया। डायबिटीज मेलिटस का ये प्रेजेंटेशन है। एनालिसिस यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ, किसका इंडिकेटिव है? क्या दर्शाता है कि दिए गए व्यक्ति को कौन सी बीमारी है? आंसर होगा यस कमांडोज, डायबिटीज मेलिटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हेल्दी ह्यूमन अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे इज, ध्यान दीजिए, इन अ हेल्दी ह्यूमन अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे इज, हर दिन कितना यूरिया एक्सक्रीट होगा उसका अमाउंट। यस कमांडोज, इसमें आपको गौर करना होगा, इसमें आपको एक चीज गौर करना होगा जो है ग्राम, ठीक है, 25 to 30 ग्राम पर डे। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम, ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम यूरिया को रिलीज होने में 50 ml वाटर चाहिए। 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से रिलीज होने के लिए 50 ml पानी की जरूरत है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर डे? हमें कितना रिलीज होता है? 1500 ml। 1500 ml यूरिन पर डे, 1.5 लीटर 1500 ml, तो दैट इज 30 ग्राम 1 ग्राम के लिए। तो आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा कमांडो, सी आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, amount of CO2 removed by our lungs per minute is, amount of CO2 removed by our lungs per unit। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यस, द आंसर इज ए। ध्यान रखिएगा कमांडोज। चेक ऑन रास, कौन है जो रास को एंटी रास, यानी क्वेश्चन में आपसे जो है ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रेनिन को रोकता है, रास को रोकता है, कंट्रोल करता है? चेक ऑन बोला है। यस, द आंसर इज ए एन एफ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस कमांडोज ध्यान दीजिए। द फिल्ट्रेशन स्लिट्स, जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं वो कौन बनाते हैं, कौन सा लेयर बनाता है? यस कमांडोज, ये हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन का। आंसर है बाउमेन्स कैप्सूल के कौन से सेल्स मदद करते हैं? पोडोसाइट्स। यस, आंसर होगा बी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नेफ्रॉन्स। यस कमांडोज ध्यान दीजिएगा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो आपको याद रखना इनकरेक्ट पूछा है, गलत क्या है? लूप ऑफ हेनले शॉर्ट एक्सटेंड सुपरफिशियल इन द मेडुला, और किसके विद रिस्पेक्ट टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोला गया है, तो ये बात तो सही है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, क्योंकि ज्यादातर वही होते हैं 80%। वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यानी ये गलत है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। इसलिए आंसर होगा सी, क्योंकि इनकरेक्ट ही तो पूछा है। वासा रेक्टा तो या तो रिड्यूस्ड होता है या तो एब्सेंट होता है, लेकिन हाईली डेवलप्ड नहीं होता है। ओके कमांडोज, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज मिक्सचुरेशन? कौन सी ऐसी घटना ऑप्शंस में? यस कमांडोज, ऑप्शंस में आप सब लोग देखिए क्या पूछा है कि विल नॉट कॉज मिक्सचुरेशन। तो स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल होगा, क्योंकि मिक्सचुरेशन स्ट्रेच होने पे होता है, सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, स्मूथ मसल्स ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मिक्सचुरेशन होगा। यहां नॉट कॉज पूछा है, यहां नॉट कॉज पूछा है, फिलहाल दोनों ऑप्शन से तो मिक्सचुरेशन होगा। रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ स्पिंक्टर, वो भी होगा, क्योंकि मसल्स रिलैक्स करेंगे तभी तो यूरिन, स्पिंक्टर मसल्स खुलेंगे, रिलैक्स करेंगे तभी तो यूरिन पास होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा तो नहीं होता। अगर यही लिखा रहता कॉन्स्ट्रिक्शन तो फिर ये आंसर हो जाता है। यहां तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल ऑफ स्पिंक्टर लिखा है, यानी इन सब से यूरिन होगा और इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। यूरेटर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, स्ट्रेच रिसेप्टर यूरेटर में नहीं होता, ये गलत है ना? तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब है विल नॉट कॉज। सो डी इज द आंसर,
डी इज द आंसर। यस कमांडोज, ध्यान दीजिएगा, नॉट कॉज, क्योंकि यूरेटर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, तो यहां के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने का यूरिनेशन से कोई लेना देना विल नॉट कॉज, नहीं होगा यूरिनेशन, इसलिए डी आंसर है। द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैज वेरी हाई ऑस्मोलैरिटी, ये किसके वजह से? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोस। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो हाई ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन्ड होता है वो किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ यूरिया, कलेक्टिंग डक्ट, यूरिया रिसाइक्लिंग कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट रीअब्सॉर्ब करा के किसमें सिक्रीट कराता है? एसेंडिंग लिम्ब में, और फिर वो आके वापस वैसे चलता रहता है। तो ये सही आंसर है, ए इज द आंसर। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरिया का मूवमेंट कलेक्टिंग डक्ट से एसेंडिंग लिम्ब की ओर जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, ए आंसर है इसका। Next, the release of renin from JG cells triggered in response to, yes commandos, answer है fall in GFR। जैसे जैसे शरीर का GFR घटेगा रेनिन एक्टिवेट होगा JG सेल से बनते हुए, तो आंसर है ए, करेक्ट। fall in glomerular filtration rate, GFR में जो है डिक्रीज होना, कम होना ही जो है रेनिन को रिलीज कराता है। यस कमांडोज, वेरी क्लियर एवरी वन ऑफ यू। बिल्कुल ऐसे करके आपको एक एक पॉइंट रिवाइज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट। फिर से मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले आप मार्किंग कर लीजिएगा कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय नॉट प्रेजेंट कि प्रेजेंट पूछा है, यह ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग को सटीक बांध लेना कि हां ये पूछा है तो मुझको क्या ऑप्शन ढूंढना है। तो यहां भी आप सब लोग देख सकते हैं इनकरेक्ट पूछा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड क्या इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले देखिए, ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब में हम बढ़ते हैं तो हाइपरटोनिसिटी, यस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की हाइपरटोनिसिटी बढ़ती है, इंक्रीज लिखा है, सही है। फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी डिसेंडिंग लिम्ब में जाते हुए बढ़ता है, करेक्ट, ये करेक्ट है। देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन इन लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट इन दी नेफ्रॉन, यही तो गलत है। अगर है ना यूरिन तो बनेगा, लूप ऑफ हेनले नहीं होगा तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा। क्या बनेगा? डाइल्यूट यूरिन बनेगा, ऑस्मो रेगुलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन यूरिन तो बनेगा। इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड। देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन इफ द लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट इन मैमेलियन नेफ्रॉन। क्यों? क्योंकि बाकी मैच करके देखिए, ये सही है, NaCl यूरिया मेंटेन करता है मेडुला में, ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड मूविंग डाउन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इज 4 टाइम्स, ये बात भी सही है, ये सारे सही है बाकी। लेकिन यहां कह रहे हैं कि लूप ऑफ हेनले अगर एब्सेंट हो तो यूरिन ही नहीं बनेगा मेमेलियन, ऐसा नहीं है, यूरिन तो बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा अगर, क्योंकि लूप ऑफ हेनले के होने के वजह से ही काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट करता है और कंसंट्रेटेड यूरिन बनने में मदद मिलती है। ओके, अंडरस्टूड? मेरी बात आ रही ना समझ में? इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा कमांडोज। बीटा इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन सही लिखे हैं, एनसीईआरटी से लिया हुआ स्टेटमेंट है, काउंटर करंट रिलेटेड से ये बातें सही है। ठीक है, याद करिए कमांडोज, मैंने आप लोगों को रिवीजन ऑफ थ्योरी में, जो क्रैश कोर्स की थ्योरी में, ये सब अच्छे से काउंटर करंट मैकेनिज्म बताया। 6 काउंटर करंट प्रिंसिपल आपको याद रखना है हमेशा। ओके कमांडोज, 6 काउंटर स्टेटमेंट्स याद रखने हैं जो एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखे हैं, और उनमें से 3 बातें यहां लिखी है जो सही है। और अगर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट हो तो भी यूरिन तो बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा। यहां लिख रहे हैं कि नो यूरिन फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। क्लियर? इसलिए ये इनकरेक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट यूरिकोटेलिक? यस, आंसर है इसमें डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस आप ध्यान से देखिए। यस कमांडोज, रेप्टाइल बर्ड्स होते हैं यूरिकोटेलिक, बर्ड्स और लैंड स्नेल गैस्ट्रोपोडा, क्लास गैस्ट्रोपोडा मोलस्का का मेंबर है, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है, वो भी यूरिकोटेलिक होता है। फिर लैंड स्नेल और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स तो होते ही यूरिकोटेलिक, और टेरेस्ट्रियल होंगे तो होंगे ही। यस, तो फिलहाल यूरिकोटेलिक कौन नहीं है? फिर ध्यान से देखिए, नॉट पूछा है, और आंसर अगर कोई एक्वाटिक है तो उसको यूरिक एसिड की तो जरूरत ही नहीं है। सो सिंपल, सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेल्टा इसका आंसर है। चलिए,
Which of the following cannot be considered as a point of difference between cortical and juxtamedullary? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि नेफ्रॉन किडनी में दो तरह के होते हैं। मैक्सिमम कौन होता है? कॉर्टिकल। मिनिमम कौन होता है? जक्स्टामेडुलरी, मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, लेकिन कौन सा ये पॉइंट है जो कि डिफरेंस नहीं? नंबर, हाँ। लेंथ ऑफ, हाँ, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का लेंथ कम होता है और जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ इनले ज्यादा लंबे और गहरे होते हैं, ज्यादा लंबे और गहरे होते हैं। ये भी सही, ये भी सही। प्रेजेंस ऑफ वासा रेक्टा, सही बात है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता है और जक्स्टामेडुलरी में वासा रेक्टा होता है। तो ये तीनों तो डिफरेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये दिस इज द आंसर, डेल्टा। डेल्टा इज द आंसर। यस कमांडोज, क्यों? क्योंकि पेरिट्यूबुलर क्रॉपुलस का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही मौजूद होते हैं। सो सिंपल, क्लियर? ऐसे आप समझिए। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं कि कैसे किन किन बातों को बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नीट 2022। ध्यान रखिएगा कमांडोज। एंजियोटेंसिन 2, अगला क्वेश्चन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द अबव फॉलोइंग एक्सेप्ट। सही बात है, एंजियोटेंसिन 2 सब करेगा केवल एक चीज को छोड़कर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, हाँ, पावरफुल, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, करेक्ट। रिलीज ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड, बिल्कुल। एड्रिनल ग्लैंड को क्या रिलीज करवाता है? एल्डोस्टेरॉन, एंजियोटेंसिन 2 के प्रभाव से। यस कमांडोज, रास मैकेनिज्म। तो ये तीनों तो ये करता है। क्या नहीं करता? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। अरे सोडियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए ही तो सब कराना है, और यहां लिखा है सोडियम का ही रीएब्जॉर्प्शन नहीं करवाता। डिक्रीज, गलत, गलत, और यही गलत है, तो यही आंसर है डेल्टा। डेल्टा इज द आंसर एज पर द गिवन क्वेश्चन। यस कमांडोज, एंजियोटेंसिन 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्सेप्ट। सब करवाता है, केवल एक चीज को छोड़ के ये नहीं करवाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आ रहा है सबको कमांडोज क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, फ्रेम अप। आप सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, मैं आपके माइंड को ट्रेन करा रहा हूं। क्लास माइंड को ट्रेन करिए कि क्वेश्चन के शब्दों को समझिए, कैसे उलझाया जाता है। डज नॉट, नॉट, इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, और अलग अलग तरीके से। एक्सेप्ट, जहां एक्सेप्ट जुड़ जाता है तो क्या क्या सब कुछ, लेकिन क्या नहीं करता, ऐसे सोचिए कमांडोज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not considered as component of tubular parts of nephron? Yes कमांडोज, ध्यान दीजिए। Which of the following is not considered as component of tubular parts of nephron? Yes, अगेन ये क्वेश्चन आपके सामने एक रिपीट है कि कौन जो है नहीं है। फिलहाल इधर ऑप्शंस अलग है। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो है वो नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, वो तो अलग से बाउमेंस कैप्सूल, मेल्पिजियन बॉडी का हिस्सा है। नेफ्रॉन तो पूरा रीनल ट्यूब्यूल का बना है, बाउमेंस कैप्सूल से लेकर डीसीटी तक। फिलहाल इधर गिवन ऑप्शंस में आंसर होगा ग्लोमेरुलस। Which of the following is not considered as component of tubular part? ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन का पार्ट है, लेकिन ट्यूबुलर पार्ट नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कमांडोज, मैंने कहा ना लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। मेरी बात आ रही है सबको समझ में कि क्वेश्चन ऐसे ही बना डाला? नो, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ ट्यूबुलर पार्ट कहा गया है, इसलिए आंसर सी होगा, क्योंकि ट्यूबुलर पार्ट का हिस्सा बनने के लिए बाउमेंस कैप्सूल से लेकर डीसीटी तक के ऑप्शंस हैं। फिलहाल ये सब है, ये नहीं है, ट्यूबुलर पार्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये सी आंसर है। चलिए आगे। इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, even under the influence of ADH maximum reabsorption of water occurs in which part of, ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन, भले ही ADH इन्फ्लुएंस करता है डीसीटी में कंडीशनली, लेकिन सबसे ज्यादा वाटर तो हर जगह एब्जॉर्ब, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यस कमांडोज, ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम, फिर से जैसी मैक्सिमम शब्द आएगा, मैक्सिमम शब्द आएगा तो आंसर होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डेल्टा। डेल्टा डी इसका आंसर है, दैट इज कॉन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके कमांडोज, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। which occurs in which of the following part segment of the nephron? Yes, the answer is yes, delta, proximal convoluted tubule. So commandos, आई होप कि आपने एक बेहतरीन फायदा उठाया। आपने क्वेश्चंस के सारे पैटर्न्स, लैंग्वेज, क्या क्या सीखा आपने, और कैसे ऑप्शंस उलझा देते हैं, लेकिन क्या प्रोबेबल आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन जो है सही
क्रैक ऑफ द क्वेश्चन होगा, ये आपने सीखा इस पूरे एमपीक्यू में। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।